प्रॉफिट में आ गई ना। हाँ। साले भर से तो मुनाफा कर रही है ना, बस फिर ठीक हो गया। लॉस में था बिजनेस का सेगमेंट, उन्होंने रिवाइव कर लिया होगा, कॉस्टिंग स्ट्रक्चर सेट हो गया तो चलेगा। नहीं होता क्या होता, फिर डाटा लिया था क्या हो गया? डेटा तो लिया ही ना वैसे। नहीं, तो दूसरे ढूंढ रही थी उसके लिए। डेटा तो आ जाएगा। तो ऐसी क्यों हो रही है पलक? चाय कॉफी क्या होगा? कुछ लेंगे ना वहाँ, थोड़ा बहुत। हाँ, तरुण अंजलि साथ में है? नहीं सर, वो साथ में नहीं है, वो आज क्लास अटेंड नहीं करूंगी। तो 21, 23 और 24 लॉस में चली और 22 और 25 में प्रॉफिट में। पच्चीस में तो प्रॉफिट में आ गई ना अभी, हाँ। इस साल हाँ, और पिछले साल भी। पिछले साल लॉस में 24। 25 की यार थोड़ी आई होगी, अब आएगी ना वो तो। मैंने 20 से 24 का डाटा दिया था। प्लीज करूँ क्या करके आगे? ओके, इम्पेयरमेंट लॉस वाला वीडियो देख लिया था? हाँ यस सर। वीरेंद्र, ये दोनों तीनों कहाँ गए? पास में शायद। इंटरमीडिएट लॉस मतलब ये था, कोई से भी एसेट्स को बेचा या खरीदा तो उसको अपन इतना यूज नहीं कर पाए जिससे वो प्रॉफिट का इतना कुछ रिकवर अमाउंट हमने खरीदा है, रिकवर अमाउंट से अपन हाँ समझ गया। फालतू माइनस माइनस में आएंगी फिगर। आगे भी दिक्कत जाएगी तो हाँ आएगी वो तो। कॉम्प्लेक्स है, कोई पता चले तो सब बोले कंपनी बेच, तू बोले कंपनी बेच दी होने बेसिस पे। तो अपन को करना इनमें पता चले। अभी तूने दो ही चीज कॉपी करी है, 2 सेकंड में जाएंगे तो वापिस। हाँ कोई और हो तो वो भी कुछ आएगा। बोलते नहीं। हाँ तो यही बैठे थे अभी। खुद भी गए थे। मैं कल्याणी स्टील्स ले सकती हूँ क्या? इसका कल्याणी स्टील्स। मेरे को क्या पता क्या है, मतलब वो देख ले डेटा। डेटा पर्सपेक्टिव हमेशा सेम ही रहेगा अच्छी। आई नीड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट, 5 7 8 साल के एआर प्रॉफिट्स में वो पैटर्न्स देख ले, ये सब चीजें अवेलेबल हो तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिड सेगमेंट के तो फिल्टर तो सेम ही है ना। बट जैसे आप मतलब 20 में और 25 में प्रॉफिट में, बाकी 24 में की लॉस में की मेरी कंपनी को मैंने ली। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी रीसेंट पास को लेके, तो मैं तेरे को ऑलरेडी सबमिशन दे चुका हूँ। 2 मिनट रुकते हैं, देर अदर्स व्हिच आर नॉट येट ज्वाइंट। तेरा सेक्शन होगा 15 मिनट से स्टार्ट करेगा वो।
4.5 रखा था ना? हाँ हाँ 4.5 हो गई, लगेगी। इम्पेयरमेंट लॉस वाले वीडियो देख ले। अच्छा साक्षी को और इसको पिंक कर लेना, विनीता को। साक्षी तो आ गई, साक्षी आ गई, विनीता रह गई। शुभम भी नहीं आया। दृष्टि तो शुभम को भी पिंक कर लेना, इजी ज्वाइनिंग क्या। तिवारी, तिवारी वही तो बैठ रहा था ना उनके साथ। हाँ हाँ। ओके, डेप्थ अमोर्टाइजेशन डिस्कस कर लिया था हमने। लेट्स टॉक ऑन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट वर्ड का लेटरल मीनिंग क्या हो गया? इनसे इम्पेयरमेंट मतलब लॉस। लॉस। एंड कितने का लॉस है ये कैसे डिटरमाइन करना? हाउ वुड द कंपनी गो अबाउट डिटरमाइनिंग इट? Difference between carrying amount and resale value. So you comparing probably what we call as the carrying book value with the NRV, ना नेट रियलाइजेबल अमाउंट क्या है, और उसको एनआरवी से कंपेयर कर, कैरिंग बुक वैल्यू से कंपेयर करके बोल रहे हैं कि भाई अगर एनआरवी कैरिंग बुक वैल्यू से कम है तो इम्पेयरमेंट की जरूरत है। डिफरेंस अमाउंट का लॉस इनकम स्टेटमेंट में डालते हैं और असेट को फिर रीइंस्टेट करके बैलेंस शीट पे एनआरवी पे लिख देते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो असेट्स आर रिपोर्टेड ऑन बैलेंस शीट एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, जो दोनों में कम हो। राइट, इसी का रिमोट दिख रहा है, इसको बंद किया। मतलब 28 पे है, 2 24 लोग बढ़ते हैं ना। अभी सब और इम्पेयरमेंट बेसिकली है या नहीं, वो किस पर्सपेक्टिव से आ रहा है? जब भी ऐसा लग रहा है कंपनी को प्रोबेबली एसेट शायद अब उतना कैश नहीं जनरेट कर पा रही जितना सोचा, तो एक रिवैल्यूएशन प्रोसेस फॉलो किया। दे ट्राई टू रिवैल्यूएट द एसेट, वापस से एंटिसिपेट किया न्यू कैश फ्लोज प्रेजेंटम में लेके आया, बोला कि भाई अब इकोनॉमिक बेनिफिट कितना है। अगर वो, और एनआरवी कैसे निकाल रहे हैं अपन? इट इज लोअर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, एक्सचेंज। जो दोनों में से कम है वो क्या बनता है? सॉरी, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश दैट फ्यूचर कैश फ्लोज इज वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन एक्सचेंज एज इट इज, अगर असेट को बेच देते तो बाहर से कितना मिलेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जो दोनों में ज्यादा है वो एनआरवी बनती है। कैरिंग बुक वैल्यू को एनआरवी से कंपेयर करोगे, अगर एनआरवी कम कैरिंग बुक वैल्यू ज्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट का इम्पेयरमेंट लॉस जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। नाउ ये इम्पेयरमेंट वर्ड की यूटिलिटी और कहाँ यूज होने लग गया? जैसे रिसीवेबल्स कंपनी का, अगर आपने अपने रिसीवेबल्स सपोज करो 1 लाख के, और लग रहा है कि यार इससे 5,000 तो कम ही मिलेगा, कितना मिलेगा? 95। अभी तक आप क्या कर रहे थे, या पुरानी बुक्स जितनी पड़ी प्रोविजनिंग करते हो, प्रोविजन फॉर डॉक्टरफुल डेट या बेड डेट रिजर्व बनाते हैं, नहीं अब वो वर्ड यूज नहीं होता। अब सीधे सीधे क्या करना पड़ता है? क्रेडिट इम्पेयर। वर्ड क्या यूज हो रहा है? क्रेडिट इम्पेयर। क्रेडिट था, इम्पेयर कर रहे हैं, मान लिया कि इतना आप कम मिलेगा, 5,000 का नुकसान डालो इनकम स्टेटमेंट में, बात खत्म। So impairment is not subject to let's say tangible long term asset, it is to every category of asset as and when required। हमने इन्वेंट्री की भी बात करी कि लग रहा है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट और एनआरवी में डिफरेंस है तो एनआरवी पे फिर लिखेंगे, और डिफरेंस अमाउंट का इम्पेयरमेंट लॉस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा फिर। सो इम्पेयरमेंट हर कैटेगरी ऑफ असेट का व्हेन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड शायद किया जा सकता है, अगर बिजनेस को लग रहा है।
कुछ एसेट्स ऐसी है जिनको बोलते हैं हर साल इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करो, जैसे गुडविल हर साल रिवैल्यूएट करो। अब गुडविल राइट ऑफ कुछ नहीं होती, उसको इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है। अगर लग रहा है कि एक्वायर्ड गुडविल जब ली थी तब इतनी थी और अब कम हो गई, तो डिफरेंस अमाउंट का इम्पेयरमेंट लॉस इनकम स्टेटमेंट में डालो और गुडविल कम करो, राइट। एक चीज को लेके और बात करने का मैंने आपको बोला था, दैट वाज विद रिगार्ड टू कि आपने कंपनी रिपोर्टेड इनकम स्टेटमेंट था तो हमने एनालिटिकल क्यों बनाया, उसी पे एक छोटा डिस्कशन बिल्टअप भी हुआ था, बट देन आई सेड कि वी विल सिट बैक ऑन मंडे टू टॉक इन लेंथ ऑन इट। तो एनालिटिकल इनकम स्टेटमेंट क्यों बना रहे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग इट, ऐसा वो क्या? The investors easily find out कर सके कि कंपनी कितना प्रॉफिट में चल रही है। मतलब वो प्रॉफिट नहीं दिखता है, Easy to investors invest करने इन्वेस्टर डिसीजन लेने के लिए external देखिए users। मतलब एक्सटर्नल यूजर को एनालिटिकल, अगर मतलब कंपनी रिपोर्टेड, ऐसा क्या करना चाहते हो, क्या रीड पैसा इनकम स्टेटमेंट से? से कितना पैसा लग रहा है, कहाँ लग रहा है, मतलब इनकम स्टेटमेंट से क्या रीड करना है, क्यों पढ़ना है इनकम स्टेटमेंट? डिसीजन लेने के लिए सर। सर एनालिटिकल डीपर पिक्चर बताता है। किस चीज से, मतलब ये वर्ड्स हैं, मतलब कैसे? सर जैसे कि जो किस चीज की डीपर पिक्चर? पीएनएल है वो रिपोर्ट कार्ड है, बट जो एनालिटिकल है वो पूरी बताता है कि बच्चे ने किस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रोग्रेस किया है। कहाँ दे रहा है? नहीं, ये उल्टा ये बोल सर रहे हैं। एग्जांपल जो जैसे पीएनएल है तो ऐसा कैसा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा क्या बेकार प्रोग्रेस है? रिपोर्ट कार्ड ये सब पूरा ओवरऑल कहाँ, मतलब एनालिटिकल। कहाँ से पढ़ा ये, वैसे तो ये मतलब बहुत okay, tell me this thing, why do you study the income statement of a company? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो अगर एनालिटिकल ज्यादा बेटर है तो परफॉर्मेंस स्टडी करने में ज्यादा अच्छे से हेल्प करेगा। एंड ऑफ द डे इनकम स्टेटमेंट एनालिटिकल पढ़ो या कंपनी रिपोर्टेड, किस चीज के लिए पढ़ रहे हो? टू स्टडी द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नाउ यू टेल मी हाउ ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से पिछले साल से इस साल धंधे ने अच्छा परफॉर्म किया है कि नहीं करा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टडी करने का मतलब क्या, आफ्टर स्टडिंग आई कैन टॉक अबाउट इट कि पिछले साल से इस साल धंधा अच्छा हुआ या यही होता ना, कंपैरिजन करके बोलूंगा ना। परफॉर्मेंस स्टडी करके क्या बोलूंगे, या द कंपनी इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपेयर टू प्रोबेबली लास्ट ईयर से। तो पिछले साल से इस साल धंधा अच्छा हुआ नहीं हुआ, किसके बेसिस पे बताओगे? प्रॉफिट बढ़ा या नहीं बढ़ा, ठीक है, और एक्सपेंसेस कम किए, कॉस्ट कटिंग किए, उसका क्या पता चलेगा? सर ये पता चला है कितने एफिशिएंटली काम कर रही है कंपनी। इफिशिएंटली से मतलब फिर वर्ड आ रहा है, सिंप्लीफाइड करके बात बताओ। धंधा पिछले साल से इस साल अच्छा हुआ या नहीं? आई गेट द पॉइंट, आप बोल रहे हो मुनाफा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, नुकसान में जा रही है, पिछले साल से कम मुनाफा कमाया तो शायद नहीं अच्छा करा, ज्यादा मुनाफा कमाया तो ज्यादा अच्छा किया। और कोई चीज देखनी पड़ती है कि धंधा सेल्स बढ़ी या नहीं बढ़ी, ठीक है, सेल्स पिछले साल से बढ़ रही है, अगर प्रॉफिट और सेल्स ये दो ही चीज है। और कॉस्ट कटिंग तो कॉस्ट कटिंग से मतलब क्या? सर जैसे एक्सपेंसेस है। अब या तो भाई पिछले साल से इस साल माल ज्यादा बना बेचा तो कॉस्ट भी ज्यादा लग गई, माल बेचा ज्यादा तो कॉस्ट भी ज्यादा लग गई, माल कम बेचा तो कॉस्ट भी, कॉस्ट तो इसलिए भी कम लग सकती है ना कि हमने धंधा ही कम किया है सर, लेकिन फिर प्रॉफिट तो कॉस्ट कम लग गई हमको। कोविड में बहुत सारे धंधे बंद ही पड़े थे, पीवीआर बंद ही पड़ा था, कॉस्ट कम लगी बट नुकसान में गई। सर वो है कॉस्ट कम लगने के बाद भी प्रॉफिट में जाने से कंपनी तो ही मतलब बैलेंस। भाई बट अभी परफॉर्मेंस स्टडी की बात करें ना, धंधा पिछले साल से अच्छा अच्छा हुआ या नहीं, वो बताओ, उसके पैरामीटर्स बताओ। कंपनी डिविडेंड दे रही है नहीं दे रही है, वो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी का पार्ट है। आई कंपनी ने 1 करोड़ का मुनाफा कमाया, 50 लाख का डिविडेंड दिया, दूसरी कंपनी ने 2 करोड़ का मुनाफा कमाया, दोनों में बेटर कौन सी है? भले दूसरी ने 5,000 का डिविडेंड दिया हो, डिविडेंड देना नहीं देना इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हुई है कि नहीं हुई है।
हाँ तो उससे क्या मिलेगा, मतलब अगर परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हुआ है, नहीं कॉस्ट इसलिए कम लगी क्योंकि माल ही कम बेचा है, ये भी बोल सकता हूँ। बट अगर आप बोल रहे हो सेल्स और प्रॉफिट, तो ये दो फिगर तो कंपनी रिपोर्टेड इनकम स्टेटमेंट में भी है, फिर एनालिटिकल क्यों बनाया? धंधा पिछले साल से अच्छा इस साल हुआ है नहीं हुआ, अगर सेल्स देख के बनाना है और प्रॉफिट देख के बनाना है, वो तो एनालिटिकल क्या हो, तो कंपनी ने भी दिया ना उनके इनकम स्टेटमेंट, सेल्स दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। मतलब ऐसा क्या, परफॉर्मेंस असेसमेंट का पैरामीटर समझेगा तो समझ में आएगा ना। मैं बोल रहा हूँ एनालिटिकल माइट हेल्प, व्हाट यू ट्राइंग टू से, एनालिटिकल एनालिसिस में और हेल्प अच्छी करता है। तो एनालाइज क्या करना चाह रहे हो पहले वो तो बता दो। परफॉर्मेंस स्टडी कर रहे हो, परफॉर्मेंस स्टडी कर रहे हो तो उसका पैरामीटर क्या है, किस बेसिस पे बोलोगे धंधा अच्छा हुआ या। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस सारे एक साथ दिए हुए हैं और एनालिटिकल में हाउ आर दे डिफरेंट, दैट इज नॉट द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। हाउ आर दे डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ, this is how analytical is different from income statement, that is not the question. The question is what exactly probably is an analytical income statement helps you doing a better analysis then compared to the company's reported income statement. उसको एनालिटिकल इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि एनालिसिस में हेल्प कर रहा है, और एनालाइज क्या करना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हम ये बोलते हैं ना इनकम स्टेटमेंट की स्टडी क्यों कर रहे हो, टू स्टडी द फाइनेंशियल। तो परफॉर्मेंस किस बेसिस पे स्टडी करके बोलेंगे कि अच्छा है या बेकार, सेल्स बढ़ रही नहीं बढ़ रही, प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, बराबर है। देयर इज वन मोर थिंग दैट वी कॉल एज, दैट इज मार्जिन्स। सो जो अभी आप बात कर रहे हो ना कॉस्टिंग की एंड ऑल, दिस इज टू डू विथ मार्जिन। पिछले साल 100 रुपए का माल बेचा तो 10 रुपए कमाए, इस साल 100 रुपए के माल बेच के 12 रुपए कमाए, व्हाट इज योर प्रॉफिट मार्जिन? 2% से बड़ा है, धंधा अच्छा किया है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, उसी सेल्स पे ज्यादा कमा रहे हैं। एंड व्हाट एनालिटिकल इनकम स्टेटमेंट्स गिव्स वे मोर कंपेयर टू द कंपनी रिपोर्टेड इनकम स्टेटमेंट इज probably not just one profit but layers of profit में जीपी मिल रहा है, इबिटा मिल रहा है, ईबीटी मिल रहा है, ईबीटी इबिट मिल रहा है, ईएटी मिल रहा है। सो आप हर लेयर पे प्रॉफिटेबिलिटी 2% से कॉस्ट कम हुई है। कहाँ कम हुई है? जीपी मार्जिन ही बढ़ गया, मतलब सीओजीएस कम हुई। रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या मेरे अकेले के लिए हुई है, इंडस्ट्री एट लार्ज हुई है? क्यों कम हुई है? अच्छा इंडस्ट्री एट लार्ज है तो भाई ये 2% का मार्जिन तो सबका ही बढ़ा नहीं यार, जीपी तो कांस्टेंट है, पिछले साल भी सेल्स का 40% था, इस साल भी उसी के आसपास है, जीपी मार्जिन में नहीं। ईबिटा भी ठीक है, ईबिट मार्जिन बढ़ गया 2% से, तो मुझे प्रिसाइज पता चला कि यार इस साल क्या क्या होगा, रिलेटिव टू सेल्स सेलिंग डिप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन जैसा खर्चा 2% से कम होगा। नाउ व्हाई ऑल आर वी डूइंग दिस स्टडी? चलो पता भी चल गया कि मार्जिन्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, इसका पता करके करना क्या है, परफॉर्मेंस स्टडी करके करना क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, मतलब लेट्स से इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या नहीं करना है, तो वो किस के बेसिस पे लोगे, उसका पैरामीटर क्या है? आज मैं कंपनी में पैसा कमा डालूंगा तो कौन से प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करूंगा? पास में तो नहीं, फ्यूचर में। ये तो जो हो गया उसका क्या करना है, ये तो हो चुका है। इफ आई पुट माई मनी आई लुक अपॉन टू फ्यूचर and that's where probably this study of margins helps। ये 2% का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा इसलिए है क्योंकि कंपनी ने कोई लैंड थी जो बेचा जिससे एक्सेप्शनल प्रॉफिट कमाया। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, जैसे मुझे एक रीजन आइडेंटिफाई होता है इस कारण से मार्जिन बढ़ा है, उसको लेके मैं क्या कर सकता हूँ, एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकता हूँ फ्यूचर को लेके। आई वुड मोर बी इंटरेस्टेड इन अगले साल कंपनी कितना कमाएगी, और वहां मेरे लिए ये शायद एंटिसिपेट करना ज्यादा इजी है कि अगले साल सेल्स कितनी होगी। See, if you look upon the average number of students, let's say FinOptions handle, तो you can get a figure कि यार साल के इतने बच्चे करते हैं, ये पर स्टूडेंट की फीस है, तो अगले साल की सेल्स फिर भी कर लूँ, गिवन द सेल्स मुनाफा कितना कमाएंगे अगले साल, अगर इतनी सेल्स करी तो उसके अगेंस्ट प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है, 2% से बड़ा है, तो ये जो चेंज है सस्टेनेबल है या वन टाइम है?
लैंड अगले साल फिर से बेचेगी? प्रोबेबली नहीं। तो 2% का जो 10 से 12% प्रॉफिट हुआ वो तो 10 ही लेके चलना चाहिए। अगले साल की सेल्स अगर इतनी तो उसके अगेंस्ट नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 10% का। नहीं, ये जो 2% का मार्जिन है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी ने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कम कर दिए प्रोपोर्शनेट टू सेल्स। पहले 6 कर रही थी, अब 4% कर रही। इज दिस अ परमानेंट चेंज? मैनेजमेंट वाइज डिसीजन आ गया कि अब हम सेल्स का 2%, 6 की जगह 4% ही एडवर्टाइजिंग करेंगे। हाँ, तो ये परसिस्टेंट है, अब ये मार्जिन बढ़ा हुआ रहेगा। And I get layers of profit. And where does analytical help me is in terms of doing deeper studies. जीपी मार्जिन स्टडी दिख रहा है 5-6 सालों से वही 40% के आसपास। यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सेल्स इतनी तो इतना जीपी होगा, इतने के मार्जिन पे ही माल बेच रहा है, दिख रहा है ना, 5 साल से वही कर रहा है। यार ये फ्लक्चुएट हो रहा है, क्यों? वहां डीपर स्टडी नहीं तो एक एक लाइन आइटम को पढ़ने जाऊंगे, साल भर में भी एक कंपनी के फाइनेंशियल्स रीड नहीं कर पाऊंगा। जहां वेरिएशन या प्लस माइनस ज्यादा दिख रहा है वहां डीपर स्टडी करनी है मेरे को, वहां रीजन फाइंड आउट करना है। 2% बढ़ा तो क्यों बढ़ा? अच्छा लैंड बेची, ये क्या कौन सी लैंड थी बेच दी, अगले साल फिर बेचेगी शायद नहीं, तो फिर क्लियरिटी आ रही कि एंटिसिपेशन में क्या कंसिडरेशन करूं। एंड दैट्स व्हाट पास्ट ही तो बेस बनेगा, कोई भी चीज फ्यूचर में एंटिसिपेट करना उसका बेस क्या है, राइट? सो अगर आप मुझसे पूछो कि कल पलक आएगी या नहीं क्लास में, तो उसका बेस क्या बनेगा? पिछले 1 महीने में कितने दिन रेगुलर आई है? 90% है तो 90% चांसेस है शी माइट बी कमिंग टुमारो ऑल्सो। 10% चांसेस है शी मे नॉट कम। बेस तो पास्ट ही बन रहा है ना आपका, एंड परसिस्टेंसी कंटिन्यूटी की बात ही कर रहे हो आप। सो मार्जिन्स पे बेटर स्टडी हो पाती है किसके अंदर? एनालिटिकल में। और मुझे प्रॉफिट के लेयर्स मिल रहा है जो मुझे उस परफॉर्मेंस को और बेटर असेस करने में हेल्प करते हैं कि भाई मार्जिन या परफॉर्मेंस बढ़ा तो क्या भाई डायरेक्ट कॉस्ट ही कम कर ली इसलिए मार्जिन बढ़ गया, राइट? सो परफॉर्मेंस असेसमेंट में वी डेफिनेटली लुक अपॉन टू इट कि सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। एक और चीज की ध्यान रखते हैं, दैट इज मार्जिन के साथ क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग विद मार्जिन, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन टॉक अबाउट इट कि दे आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट पर्सपेक्टिव, राइट? लिखा हुआ तो है। और ये जब डिस्कशन कर रहे थे एक चीज की और क्लियरिटी है, जैसे अभी हमने एक एनालिटिकल इनकम स्टेटमेंट की बात करी, वैसे ही एक और इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड इनकम स्टेटमेंट। सो व्हेन आई से नॉर्मलाइज्ड, बाय द वर्ड इटसेल्फ एक चीज क्लियर होती है कि इनकम स्टेटमेंट से क्या हटा रहे हो आप। ये नॉर्मलाइज्ड इनकम स्टेटमेंट है, तो दूसरा कौन सा है? एबनॉर्मलिटी के साथ है। एक्सेप्शनल आइटम्स। हाँ धीरे आराम से समझ लेंगे, आया क्लिक, कोई बात नहीं। सो एबनॉर्मलिटीज हटा रहे हो, एंड एबनॉर्मलिटीज आर टू डू विद जस्ट नॉट एक्सेप्शनल आइटम बट व्हाट वी कॉल एज नॉन रिकरिंग आइटम्स। आइडेंटिफाइंग नॉन रिकरिंग आइटम्स बिकम्स इक्वली इंपॉर्टेंट। लाइक अभी हमने क्या बोला, 2% से मार्जिन इंप्रूव हुआ किस कारण से? लैंड के सेल करने से। अगले साल फिर बेचेगा नहीं तो ये मार्जिन्स कम हो जाएंगे। इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अगर धंधा चलता है और एबनॉर्मलिटीज इनकम स्टेटमेंट से हटा दूं तो इतनी सेल्स पे ये प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, दैट इज नॉर्मलाइज्ड इनकम स्टेटमेंट। एबनॉर्मलिटीज को हटा दिया, एंड when we talk about abnormalities it is non recurring items, जिसको भी फर्दर क्लासिफाई करके एक हमने आईएस रिवीजन में डिस्कशन भी किया। सो नॉन रिकरिंग आइटम में क्या क्या चीजें आ जाती है क्विकली? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आते हैं। व्हाट आर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस? मतलब जो मतलब बिजनेस बंद हो गया है, मतलब बिजनेस बंद हो गया नहीं, धंधा तो चल रहा है, कंपनी ऑपरेशन कर रही है। मतलब Okay, discontinue, let's not use the word decompose. ये धंधा अब नहीं करेगी, I don't know, probably let's say मारुति ने 800 बनाना बंद कर दिया, बट आज भी कोई मान लो मारुति 800 बिकती उनकी इन्वेंट्री में से, तो वो रेवेन्यू या इनकम जो आ रहा है वो किसका पार्ट होना चाहिए? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। मतलब मारुति 800 बना रही थी, अब बनाना बंद कर दिया, डिसकंटिन्यूड। अब इन्वेंट्री में पड़ा था, माल बेचा, उससे रिलेटेड अभी भी कोई भी इनकम या गेन आ रहा है तो वो किसका पार्ट है? इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, राइट? और क्या चीज समझ में इससे? नॉलेज वैलिडेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई कॉन्फिडेंटली कुछ भी पढ़ाएगा और आप क्या बन लोगे?
So that is not discontinued operations. Product discontinuation is something which is a general course of business. होता है। मारुति ने 800 बंद करी, पैसेंजर व्हीकल्स बनाना बंद नहीं किया है, ऑल्टो 800 लॉन्च करी, आज भी इन्वेंट्री में से एक 800 बिकेगी तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का ही पार्ट है। एप्पल ने का एप्पल 3 बंद किया तो 13 किया तो क्या आया, 14, 15, 16 प्रो, आज भी 13 बिक रहा है तो एप्पल के लिए किसका पार्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूड होना जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ऑनगोइंग पार्ट है। व्हेन वी से डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस मतलब पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ धंधा बंद कर दिया। जैसे तनिष्क की बात करो, 3 ब्रॉडर सेगमेंट्स में है, सॉरी टाइटन की, एक तनिष्क जो ज्वेलरी में है, वॉचेस, आईवीआर। अब टाइटन बोलता है कि मेरे को आईवीआर का धंधा नहीं करना, अब नहीं करेंगे ये धंधा, नाउ दैट इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। एक बड़ा बिजनेस वर्टिकल बंद कर दिया। ये क्यों समझना जरूरी है कि ये बंद कर दिया तो ये एकदम से क्लोज आउट भी नहीं होता ना, देयर इज अ फेज आउट पीरियड। आज अगर सोचा है कि मेरे को चश्मे का धंधा नहीं करना तो उसकी इन्वेंट्री बिकेगी, ये वो पूरा क्लोज आउट होने में टाइम लगता। देखो एक कंपनी है जो गवर्नमेंट टेंडर्स में भी काम कर रही है, वो बोलती है कि नहीं अब हम गवर्नमेंट टेंडर्स का काम नहीं करेंगे, ठीक है, परफेक्टली फाइन, बट जो एग्जिस्टिंग टेंडर लिया वो तो फुलफिल है ना। सो दैट फेज आउट पीरियड कुड बी अ ईयर, कुड बी 2 और 3, बट उस 3 साल तक 2 साल तक ये आएगा, उसके बाद उस सेगमेंट से रेवेन्यू आप है ना। और बिजनेस की अकाउंटिंग किस बेसिस पे हो रही है, और अक्रूवल के साथ दूसरा नहीं, वो कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस में गए। अक्रूवल के साथ दूसरा बड़ा बेसिस क्या है, Going concern. गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, कंपनी चलती है, Company will be continue for foreseeable future. फॉर एन अनफोर्सीन फ्यूचर तक धंधा चलेगा। उसका मतलब अगर जैसे विजय माल्या आप पकड़े गए तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, तो उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, नहीं वो तो बहुत से इट इज नॉट टू डू विद there is दिस। no probability of shutting down the operations. मतलब Sir, there is no intention of shutting down the operations in near future. आप उसको अपोजिट पर्सपेक्टिव से रीड कर रहे हो, नियर फ्यूचर में शट डाउन नहीं करना है, उससे क्या समझूं मैं, That it will कि सर उसको चलाना है, जितना ज्यादा चला सकते हैं बिजनेस। नहीं, इट्स नॉट कि उसको चलाना है, वो चला सकते हैं। और सिंपलेस्ट वे में बोले, धंधा चलेगा लंबे समय तक, मतलब आज जो माल बेच रही है अगले साल भी बेचेगी और उसके अगले साल भी बेचेगी, सेल्स करती रहेगी, एक्सपेंसेस बियर करती रहेगी, ऑपरेशंस चलेंगे। बट जब मान लिया और ऑलरेडी ये डिसीजन ले लिया कि आईवीआर का धंधा नहीं करेंगे, तो अगले साल इसकी सेल्स होगी नहीं होगी। तो जो रीड कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या उनको करंट ईयर के अंदर आईवीआर की सेल्स थी, उसको अलग करके दिखा दिया एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, सो दैट एज एन एनालिस्ट आपको क्लियर है कि इसको कंटिन्यूअल ऑपरेशंस का पार्ट नहीं। तो जो चीज़ आज धंधा कर रहे हैं, आईवीआर बिक रहा है और उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर डाला है, तो आप असेसमेंट कैसे करोगे, अगले साल भी आईवीआर धंधा करेगी, धंधा बंद नहीं कर रही है, ये सेल्स हो नहीं है, गोइंग कंसर्न का थॉट है, अकाउंटिंग पूरी इस पे हो रही, तो एंटिसिपेशन भी वैसा ही होगा ना। आप किसी कंपनी का एंटिसिपेशन ऐसा थोड़ी करते हो कि जियो अगले साल और उसके बाद और 3 साल के बाद टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बंद कर देगा। अजम्पशन तो ले सकते हो, लेकिन गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, सालों साल तक आप टेलीकॉम का धंधा करते रहेंगे, वो धंधा बंद नहीं होगा। उस पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग हो रही है और उसी पर्सपेक्टिव से कंपनी का असेसमेंट या एनालिसिस भी होगा। यार अभी रख दे, मैं बाद में लूंगा। और जिस डिसीजन को लेके ऑलरेडी बिजनेस वर्टिकल को लेके डिसाइड कर लिया कि इसको आगे नहीं करेंगे, तो फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस करके नेट ऑफ टैक्सेस प्रॉफिट या लॉस जो भी उस सेगमेंट का है उसको अलग से हाईलाइट करते हैं, गेन एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। दिस कुड कंटिन्यू फॉर 2 years, तो आप शायद 1-2 साल तक सब ड्यू एंटिसिपेशन करो और उसके बाद शायद नहीं करो, बट इट्स वेरी क्लियर कि हम उस पर्सपेक्टिव से। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस मतलब बिजनेस वर्टिकल। हाँ, ऑन द अदर एंड कई बार स्केलिंग डाउन ऑफ बिजनेस एंड ऑल भी होता है, तो वो मुझे एज एन एनालिस्ट मेरे एंटिसिपेशन में डालना है। एक सीमेंट कंपनी है, 15 मेट्रिक टन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, लेकिन मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड करके उसमें से 3 मेट्रिक टन बेच दिया, तो अगले साल की सेल्स एंटिसिपेशन के बेस के लिए मैं कैपेसिटी रिवाइज ही लूंगा। सीमेंट का धंधा करेगी
लेकिन कैपेसिटी क्या कर ली है, कम। तो ये चीज एज एन एनालिस्ट मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये मुझे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से दिख गया, समझ में आ गया कि कैपेसिटी कम कर ली, तो मैं एंटिसिपेशन उस हिसाब से लूंगा कि ना कैपेसिटी कम हो गई है तो फिर सेल्स भी कम होनी, राइट। आई होप दैट थॉट इज क्लियर टू एवरीबडी। सो यू इन द नॉन रिकरिंग आइटम्स यू कुड हैव डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, और क्या हो सकती है? Loss from natural disaster. ओके सो वो किसी भी कारण हो, तो इनफ्रीक्वेंट आइटम्स होते हैं जो कभी होंगे कभी होते हैं, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड लेकिन रेगुलर नहीं है। अनयूजुअल आइटम्स जो बिजनेस से रिलेट नहीं करते, अनयूजुअल आइटम्स फ्रीक्वेंट भी हो सकते हैं ना। एक कंपनी है जिसके अंदर हर साल हैवी अमाउंट ऑफ डोनेशन दिख रहा है, अरे धंधा करने के लिए इतना डोनेशन देने की क्या जरूरत है, इट्स प्रीटी अनयूजुअल। बट अगर आप एज एन एनालिस्ट एंटिसिपेशन में जाओगे तो क्या करना चाहोगे, डू यू वांट टू टेक दैट इन फ्यूचर और नॉट? यू शुड, क्योंकि ये प्रमोटर ऐसे ही धंधा कर रहा है, जितनी भी सेल्स है उसका आधा % धर्मादा करेगा, तो वो आगे भी, आप थोड़ी धंधा चला रहे हो, एनालाइज करना। धंधा तो वही चला रहे हैं ना। तो उसकी कंटिन्यूटी के बेसिस पे शायद आपको लग रहा है, आप जजमेंट बोल रहे हो, नहीं यार आई वुड लाइक टू टेक दिस इनटू फ्यूचर आल्सो, ये तो ये ऐसा करते आ रहे हैं, ये आगे भी करेंगे, भले अनयूजुअल है बट रेकरिंग है, करेंगे। वहीं अगर यही बिजनेस आप एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो कि इसको तो खरीदने वाले हैं अपन, तो फिर एंटिसिपेशन में शायद नहीं लो, ये कर रहा है अननेसेसरी है, अपन तो नहीं करेंगे। आपका एंटिसिपेशन अलग हो गया उसी चीज को लेकर। So you got to look upon एक unusual item frequent हो सकता है, यहाँ जजमेंट लगेगा, you want to consider that in future or no. And then there is a category that we call as extraordinary items, जो unusual और infrequent दोनों है ना। गुड्स इन ट्रांजिट में गए, एक्सीडेंट हुआ, लॉस हो गया ना। एक्सीडेंट होना कैसी चीज थी, इनफ्रीक्वेंट है, होते हैं। लॉस लेकिन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक्सीडेंट हुआ, लॉस इसलिए हुआ क्योंकि वो गुड्स कैसे थे, अनइंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड गुड्स को ट्रांजिट के लिए भेजना, दैट्स एन अनयूजुअल बिजनेस प्रैक्टिस। ऐसा कोई नहीं करता है, बिना इंश्योरेंस के गुड्स कैसे भेज दिया आपने, नहीं भेजना चाहिए। तो इसको किस कैटेगरी में डाल रहे हैं अपन, एक तो इनफ्रीक्वेंट है, दूसरा अनयूजुअल है। फ्यूचर एंटिसिपेशन में निल, मैं एंटिसिपेट नहीं कर सकता है, तो बिजनेस की नॉर्मल प्रैक्टिस का पार्ट भी नहीं, ऊपर से इनफ्रीक्वेंट इन नेचर है, जीरो ही मान के चलूंगा, आई कैन नॉट एंटिसिपेट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है ना, जीरो। एक्सेप्शनल आइटम्स आई हैव टू आइडेंटिफाई, नॉन रिकरिंग भी किस कैटेगरी में जा रहा है ना। देयर आर 2 थिंग्स मोर विच कम्स हियर, एक चेंजेस इनटू अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स या मेथोडोलॉजी, LIFO to FIFO समथिंग लाइक दैट, हमने बात किया। इसका इम्पैक्ट कैसा डालते हैं बुक्स में, रेट्रोस्पेक्टिव, राइट। एंड व्हेन यू से रेट्रोस्पेक्टिव मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट। सर पुराने फाइनेंशियल ईयर्स में भी जाके अगर हम अभी फीफो ले रहे हैं और अब बाद में लीफो में चेंज करेंगे, तो फिर वहां पे भी पहले लीफो का इम्पैक्ट लेंगे। सो बेसिकली क्या कर रहे हो, अगर करंट ईयर में सपोज करो आप लीफो से फीफो पे शिफ्ट हो गए, perfectly fine, you can choose the assumptions and methods to report, but then you have to change the previous year's सारे financials to FIFO also। क्यों? वो बेटर कंपैरिजन, और कंपैरिजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट नहीं होगी तो कंपेरेबिलिटी नहीं बैठेगी। तो मैं पुरानी अकाउंटिंग भी चेंज करूंगा ताकि डेटा कंसिस्टेंट रहे, तभी वो कंपेरेबल होगा। डेटा कंसिस्टेंट नहीं हुआ तो कंपेरेबिलिटी नहीं है। मेथडोलॉजी, और ये जो मेथडोलॉजी और अजम्पशन के चेंजेस है 2 तरीके से हो सकते हैं। कई बार ये फोर्स्ड आता है, जैसे आपने वो 10 पेजेस की रीडिंग करी होगी तो उसके अंदर एक चीज समझ में आई होगी ना कि यूएस गैप किस पे रिपोर्ट कर रही है, मतलब लिफो अलाउड है, IFRS में अलाउड ही नहीं। हमने बात भी किया था एक छोटा डिस्कशन कि भाई लिफो क्यों नहीं अलाउ कर रहा है, प्रोबेबली इन्वेंट्री फेयर मार्केट वैल्यू से काफी दूर भी वैल्यूड होकर रिपोर्ट हो सकती है, इसलिए IFRS, IND AS
लीफो अलाउ नहीं करते। कल को यूएसबी बोलता है गैप हम भी लीफो अलाउ, तो जो कंपनीज अभी लीफो पे कर रही उनके लिए तो क्या हो गया, कंपल्सरी दे हैव टू शिफ्ट फ्रॉम लीफो, दे हैव टू शिफ्ट फ्रॉम लीफो टू मे बी फीफो और वेटेड एवरेजेस, जो भी अलाउड स्टैंडर्ड है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही नहीं अलाउ कर रही लीफो, तो मैं लीफो पे रिपोर्ट कर ही नहीं सकता, मैंडेटरी है, तो वो स्विच करेंगे। इस केस में रिट्रोस्पेक्टिव रिपोर्टिंग इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि ये लॉ में चेंज है, फोर्स्ड है। मैं नहीं चेंज करना चाह रहा था ऐसे कंपनी, मेरे लिए लॉ चेंज हो गया, स्टैंडर्ड चेंज होने के कारण मेरे को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में चेंज, जनरली कंपनी पर्सपेक्टिव इंपैक्ट डालती, पुरानी अकाउंटिंग चेंज नहीं करती। हाँ, उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट डाल देंगे, अगर पुरानी अकाउंटिंग भी फीफो पे करती तो उसके कारण आज की तारीख में ओनर्स इक्विटी इतने से बढ़ जाती है, घट जाती है, गेन या लॉस जो भी आ रहा था, क्योंकि कॉस्टिंग चेंज हो रही है हर साल की, तो प्रॉफिट या लॉस, तो एक वो सिंगल लाइन में इम्पैक्ट डाल देते हैं उसका, एज प्रायर पीरियड रिलेटेड गेन या लॉस, वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई गेन या, हमें ये पता है अगर ऐसा लाइन आइटम भी दिख रहा है अगर इनकम स्टेटमेंट में, तो ये रेकरिंग नेचर का नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इतने फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं आते। कोई स्टैंडर्ड बदला है तो अब बदला, वो वैसे ही चलेगा, ज्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। एक चीज और आती है, दैट इज चेंजेस इनटू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ना, जैसे इम्पेयरमेंट लॉस, ये कैसी चीज है, एस्टिमेशन बेस्ड लॉस। आपने क्या बोला, मेरे को अब लग रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट कम मिलेगा, कैरिंग बुक वैल्यू से 2 लाख कम। वो एग्जांपल देखो, 30 लाख की एसेट लेके आए, 2 साल में 6-6 लाख का डेप्रिशिएट किया, दैट इज 12, बची कितनी कैरिंग बुक वैल्यू 18, और एनआरवी निकाली 16 लाख की, तो 2 लाख का क्या डाला, इम्पेयरमेंट लॉस। एस्टिमेट में तो था, बट ये इसके अंदर रिट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट नहीं जाता। करंट ईयर में 2 लाख का लॉस डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। सोच के देखो, इम्पेयरमेंट लॉस का एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर्स में डेप्रिशिएशन ही कम चार्ज किया आपने, rather than the depreciating the asset by 6 lakhs each year, 6 की जगह 7-7 लाख का अगर डेप्रिशिएशन डाला होता तो 2 साल में कितना डेप्रिशिएशन लगता, 7 और 7 30 की खरीदी थी, बची कितनी कैरिंग बुक वैल्यू, एनआरवी कितनी आ रही है, इम्पेयरमेंट की जरूरत है क्या, पिछले साल की डेप्रिशिएशन बढ़ाए क्या, नहीं, ये नहीं कर सकता। एस्टिमेट में चेंज है, मुझे लग रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट कम मिलेगा, करंट ईयर के अंदर गेन या लॉस डालो और आगे बढ़ो, पुरानी अकाउंटिंग चेंज। So estimate में change, prospective impact, methods, assumptions, principles में change, retrospective, उसमें भी अगर standard में change लॉ के थ्रू आ रहा है तो जैसा लॉ बोलता है वैसा, वो बोल रहा है कि prospective करो तो prospective, वो बोल रहा है 2 साल के पुराने रिवाइज करो तो 2 साल के, पूरे सारे 10-15 साल के रिवाइज नहीं करेंगे। बट या दैट्स हाउ बेसिकली यू, मैंने कल आपको ये चीज़ बोला था, थोड़ा सा एक बार आइडेंटिफाई करना किसको, नॉन रिकरिंग आइटम्स को। कल एक डिस्कशन करते हैं इस चीज पे भी, सिंस आई सपोज एवरीबडी इज बिन थ्रू विथ ईपीएस कैलकुलेशंस, अमन के साथ हो गया है, आपका नहीं हुआ है, कोई खास बात नहीं। जिनका हो चुका है, ईपीएस बेसिक और डाइल्यूटेड कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तो आता है। अगेन क्वेश्चन क्या बनता है, क्यों निकाल रहे हो, बेसिक ईपीएस दे रखी तो डाइल्यूटेड निकाल क्यों रहे हैं। सो विनीता, साक्षी और कार्तिक, थोड़ा सा एक बेसिक यूट्यूबिंग कर लेना, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे और क्यों अलग है, कल इसके ऊपर एक डिस्कशन लेते हैं। एंड कल जिन लोगों का एनालिटिकल मेरा अभी यहीं चेक हुआ है तो वो कल मैं चेक करूंगा, और अगर ओवी रिपोर्ट्स में अमेंडमेंट्स कर लिए तो वो करेंगे। तो कल वर्क चेक और एक डिस्कशन रखेंगे बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस के ऊपर, एंड डे आफ्टर विल स्टार्ट विथ बैलेंस शीट। मीनवाइल इनकम स्टेटमेंट के चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, जो ई बुक आई है मुझे कॉन्सेप्ट डिसाइड हुआ है नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, एमसीक्यूज है, लगा लो, सॉल्व हो गए, समझ में आ गए तो भाई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड फेयर इनफ आई है। सीएफए लेवल के क्वेश्चंस है तो अपने आप ही एक अच्छा असेसमेंट बेंचमार्क भी है। यू नॉट सॉल्व, मतलब जस्ट मेक दिस हैबिट, जो जो लेवल का बुक से डिस्कशन हो रहा है वो ई बुक्स है, उसके चैप्टर के बीच के और पीछे के क्वेश्चंस लगाने ही है। लाइक हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन और एलिमेंट्स की बात करी, उसमें कुछ एक्सरसाइजेस दे रखी थी, लगा लो, बन गई तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाए। इट्स अ गुड लेवल असेसमेंट है ना, सीएफए लेवल का असेसमेंट है लेवल 1 का, तो इट्स अ गुड असेसमेंट कि हाँ नॉलेज रिसाइड कर रहा है। नहीं हुआ तो डाउट आ जाएगा कि यार ये चीज़ क्लियर नहीं है, पूछना है। अच्छा, उसके सोल्यूशंस भी दिए हैं उन्होंने, इवेंचुअली इफेक्टिवली एक बार वापस से वो सोल्यूशन देख लो, उससे भी समझ में आएगा तो चलेगा। ये असेसमेंट आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो,
ये खुद के लिए कर रहे हो कि जो पढ़ा है वो समझ में आया या नहीं, राइट? एनी टेस्ट यू don't give a test in an exam or anywhere to see and pass an exam for somebody else. You giving a test or assessment for your knowledge assess. टेस्ट का मतलब क्या, मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ, मेरा नॉलेज प्रॉपर है या मैं आंसर सॉल्व दे पा रहा हूँ, आ गया तो मुझे नॉलेज आया है, नहीं आया तो कुछ मिसिंग है, आई हैव टू स्टिल वर्क अपॉन इट, राइट? ठीक है, कल फिर बैठते हैं गाइस, है ना? ओके, श्योर।